नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज अपन बात करेंगे बल यानी फोर्स के बारे में। तो फिज़िक्स का जो सेगमेंट है रीट लेवल 2 के लिए वो मैंने शुरू कर दिया साइंस में। और इससे पहले मैंने बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स थे आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करवा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, उन टॉपिक्स का वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। पूरी बायोलॉजी मैंने कंप्लीट करवा दी है आपको। अभी अपन फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज अपन बल को पढ़ेंगे। बल में टोटल दोस्तों 2 वीडियो बनेंगी और एक वीडियो जो है वो बल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का बना लेंगे। तो बल से संबंधित 3 वीडियो अपने पास बनने वाले हैं। दोस्तों बात करते हैं बल की। तो बल क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की यांत्रिक स्थिति में परिवर्तन कर सकती है, यानी कि वस्तु की स्थिति में क्या कर सकता है, बल परिवर्तन कर सकता है। यह एक सदिश राशि है जिसे एफ के ऊपर एक ये तीर लगा के सदिश का निशान होता है, एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ये क्या है, एक सदिश राशि है। किसी वस्तु पर कार्यरत बल को व्यक्त करने के लिए 3 तथ्यों की जो है वो जानकारी होनी आवश्यक है। एक तो आरोपित बल का परिमाण, यानी कि कितना बल, कितना मतलब फोर्स जो है वो लगाया जा रहा है। दूसरा आरोपित बल की दिशा, बल की दिशा क्या, जो बल लगाया जा रहा है, जो फोर्स लगाया जा रहा है उसकी दिशा का पता होना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वो क्या होना चाहिए, उस बिंदु की स्थिति का ज्ञान जिस पर बल लगाया जा रहा है, यानी कि अपने को ये पता होना चाहिए कि वस्तु के किस बिंदु पर बल लगाया जा रहा है। उसके बाद ही अपन जो है बल को पूर्ण रूप से बता सकते हैं कि गेंद किस दिशा में जाएगी, कहाँ जाएगी। एक बॉल के ऊपर कितना बल लगाया जा रहा है तो उससे बता सकते हैं कितनी दूर जाएगी। आरोपित बल की दिशा, दिशा यानी कि जिस दिशा में बल लग रहा है उसके कारण किस दिशा में गेंद जाएगी। अगर आरोपित बल की दिशा का ज्ञान होगा तभी अपन बता पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 3 चीज़ें हैं इसकी जो है वो जानकारी होना आवश्यक है बल के लिए, बल को व्यक्त करने के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं बल से संबंधित। कि बल लगाने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं में अनन्य क्रिया होना आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है बल के कारण वस्तु में त्वरण या मंदन उत्पन्न होता है। बल के कारण क्या होता है, वस्तु में त्वरण या मंदन। अब त्वरण क्या होता है, यानी कि एक गेंद जैसे रुकी हुई है, इसको मैंने इधर से बल लगा के धक्का दिया तो क्या हुआ, इसमें त्वरण उत्पन्न होगा, एक गति करेगी। त्वरण यानी त्वरित हो जाएगी। त्वरित को ही एक यानी गति करनी प्रारंभ कर देगी, उसको ही क्या बोलते हैं, एक प्रकार से त्वरण बोलते हैं। अभी के लिए बस इतना ही समझ लीजिए। मंदन क्या होता है दोस्तों, मंदन कैसे उत्पन्न हो, जैसे एक गेंद है वो गति करती इधर आ रही है इस दिशा में, अगर मैंने यहाँ आगे कोई वस्तु रख दी तो ये गेंद इसके टकराएगी और यहीं रुक जाएगी, यानी जो है इसकी गति क्या पड़ जाएगी, मंद पड़ जाएगी, यानी रुक जाएगी। तो ये क्या है, मंदन है। तो बल के कारण ही ऐसा होता है। वस्तु पर बल लगाने के लिए उसे छूना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अपने हवा से भी बल लगता है अपने शरीर पे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बल लगाने के लिए वस्तु को छूना ही पड़े। जैसे 2 चुंबक लेंगे अपन, दोनों के समान ध्रुव जो है वो उत्तरी ध्रुव एक तरफ लेके आएंगे, जब उनको पास पास लेके आने की कोशिश करेंगे तो दोनों एक दूसरे से बिना टच हुए ही क्या करेंगे, एक दूसरे पर बल लगाना प्रारंभ कर देते हैं। तो छूना आवश्यक नहीं होता है। छू भी सकते हैं, छूने से ही बल लग सकता है, बाकी नहीं छुएंगे तब भी बल लग सकता है, यानी कि छूना आवश्यक बल में नहीं है। एक ही दिशा में लगाए गए बल हमेशा जुड़ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे इधर बल लग रहा है एक वस्तु पे, और जो बल एक और बल लग रहा है वो भी क्या लग रहा है, इसी दिशा में लग रहा है इस वस्तु पे। तो जो F1 और F2 जो बल हैं दोनों, जो पूरा बल इस वस्तु पे लगेगा वो कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2। ठीक है दोस्तों, यदि वस्तु पर विपरीत दिशा में बल कार्य करते हैं तो लगने वाला परिणामी बल जो है वो दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। बहुत बिल्कुल सीधी सी बात है कि एक वस्तु है, इसके ऊपर इधर से बल लग रहा है, इधर से बल लग रहा है, F1 बल है, ये F2 बल है। ये अगर इनमें से जो भी बल ज़्यादा होगा उसकी विपरीत दिशा में गेंद गति करेगी, यानी कि जो भी बल कम होगा उसकी दिशा में गेंद जो है वो गति कर जाएगी। और पूरा बल इस वस्तु पे कितने लगेगा, जो F1 और F2 जो बल है, इन बलों का जो अंतर होगा उसके बराबर जो है इसके ऊपर बल लगेगा। तो बिल्कुल सीधी सीधी बातें, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छठी बात है, यदि वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हों तो तथा वे समान नहीं हों तो वस्तु पर परिणामी बल की दिशा में गति करेगी।
यानी कि एक से अधिक मान लो बल जो है वो कार्य कर रहे हैं और तथा अलग अलग प्रकार के बल हैं, बिल्कुल बल समान नहीं है। तो जो वस्तु होगी वो परिणामी बल की दिशा में गति करेगी, यानी जो बल अधिक होगा उस दिशा की विपरीत दिशा में गति करना प्रारंभ कर देगी। दूसरा अपना है, एक बल दूसरे बल से बड़ा या छोटा हो सकता है, बल की प्रबलता प्राय इसके परिमाण से मापी जाती है। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद बात कर लेते हैं, यदि लगाए गए बल की दिशा व परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। बिल्कुल सही बात है। यदि एक बार बल को अपन इधर से लगाएंगे तो वस्तु इधर गति करेगी, फिर उसकी दिशा बदल के इधर से लगाएंगे तो इधर गति करने लग जाएगी और इसका परिमाण भी बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार कम बल लगा रहे हैं तो परिमाण अलग होगा, दूसरी बार अधिक बल लगा रहे हैं तो परिमाण जो है वो ज़्यादा होगा। तो बदलने पर तो बदल ही जाएगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। फिर है क्रिया रेखा। बल के अनुप्रस्थ बिंदु से होकर बल की दिशा में खींची गई रेखा को ही बल की क्रिया रेखा कहते हैं। यानी कि एक वस्तु रखी हुई है, उसके ऊपर इस दिशा से बल लगा रहे हैं अपन, तो ये जो एक रेखा होती है जो अनुप्रस्थ, जिस बिंदु पे बल लग रहा है, मान लो इस बिंदु पे बल लग रहा है तो और इस दिशा में लग रहा है, तो इस बिंदु से होते हुए एक रेखा इस दिशा में खींचेंगे तो इस रेखा को क्या बोलेंगे, बल की क्रिया रेखा बोलते हैं। यानी कि बल किस दिशा में कार्य कर रहा है, किस रेखा पर कार्य कर रहा है, उसको ही अपन क्रिया रेखा बोलते हैं। तो ये क्रिया रेखा, बल की क्रिया रेखा जो है वो कहलाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, बल का मात्रक। तो MKS एक पद्धति होती है, उसमें बल का मात्रक होता है न्यूटन। उसके अलावा CGS पद्धति होती है, उसमें होता है डाइन। न्यूटन के अलावा MKS पद्धति में kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इसको बोला जाता है। और FPS पद्धति में दोस्तों इसको बोलते हैं पाउंडल से इसको बल को मापा जाता है। तो MKS पद्धति में न्यूटन से मापा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब 1 न्यूटन जो है वो कितने डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन दोस्तों 10⁵ डाइन के बराबर होता है। रीट 2016 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जो 2015 की जो रीट का जो नोटिफिकेशन 2015 में आ गया था, उसका एग्ज़ाम 2016 7 फरवरी 2016 को हुआ था। लेकिन ये रीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10⁵5 डाइन के। ठीक है दोस्तों। और 1 पाउंडल किसके बराबर होता है, 13,825.7 डाइन के। जबकि 1 kg में कितने न्यूटन होते हैं, 9.8 न्यूटन जो है वो 1 kg में होते हैं। 9.8 या लगभग 10 न्यूटन 1 kg में जो है वो होते हैं। 1 न्यूटन बल होता क्या है कि 1 kg वस्तु में 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए वह 1 न्यूटन बल होगा। यानी कि दोस्तों एक न्यूटन बल क्या है कि एक kg की वस्तु है, ठीक है, उसके ऊपर अपन कितना बल लगाएं ताकि वह 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्रति वर्ग सेकंड की गति से वह गति करने लग जाए, उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाए। 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड का त्वरण जो उसमें अगर उत्पन्न हो जाएगा तो वह बल क्या कहलाएगा, 1 न्यूटन बल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, फिर बात कर लेते हैं बलों का वर्गीकरण। तो बलों को, जितने भी बल हैं उनको अपन सामान्यतः 2 प्रकार या 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला बल है संपर्क बल या स्पर्श बल। नाम से ही पता चल रहा है, जब बल लगाने के लिए वस्तु को अपने को छूना पड़े तो उसको बोलेंगे स्पर्श बल या संपर्क बल। जैसे दरवाजे के किवाड़ को बंद करना, किसी चट्टान को धकेलना, वायु द्वारा हम लोगों पर आरोपित बल, घर्षण बल, ये सारे किसके उदाहरण हैं, संपर्क या आपके स्पर्श बल के उदाहरण हैं। इसके अलावा बल के लिए प्रयुक्त साधन व वस्तु जब एक दूसरे के संपर्क में हो तब ये जो बल कार्य करता है, संपर्क बल। यानी कि दोनों जो प्रयुक्त साधन और वस्तु है दोनों एक दूसरे के संपर्क में हो तभी संपर्क बल या स्पर्श बल कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट अपना है दूरी पर कार्यरत बल। एक तो होता है संपर्क बल, दूसरे बल कौन से हैं, दूरी पर कार्यरत बल। तो बल के लिए प्रयुक्त साधन व वस्तुओं में कोई संबंध न हो तो दूरी पर कार्यरत बल कहलाता है। यानी कि एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं फिर भी जो बल लग रहा है तो उसको कौन सा बल कहते हैं, दूरी पर कार्यरत बल। जैसे चुंबकीय बल, आवेशों के मध्य विद्युत बल, पृथ्वी व किसी अन्य वस्तु के मध्य आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो भी एक दूरी पर कार्यरत बल ही होता है। लोहे के टुकड़े व चुंबक के मध्य का जो बल होता है वो भी क्या होता है, एक दूरी पर कार्यरत बल होता है। तो ये दोस्तों बल के प्रकार हैं। इसको आप इसके जो उदाहरण है संपर्क बल के जो उदाहरण हैं और आपके दूरी पर कार्यरत जो बल के उदाहरण हैं इनको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संपर्क बल है। उसमें आपको दे दे घर्षण बल,
चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और आवेशों के मध्य लगने वाला बल। तो इसमें संपर्क बल दोस्तों घर्षण बल अपने को पता है, तो इसका आंसर जो होगा वो घर्षण बल होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर देखते हैं अपन समांगी बल। समांगी बल क्या होता है? यदि दो या दो से अधिक बल किसी एक ही बिंदु पर कार्यरत हों तो इन बलों का समांगी बल कहते हैं। यानी कि एक गेंद रखी हुई, इसके ऊपर दो बल कार्यरत हैं, हो सकता है वो एक दिशा में हो सकता है वो अलग अलग दिशा में हो, 90 डिग्री पे कार्यरत हो, किसी भी एंगल पे वो कार्यरत हो सकते हैं। तो एक यदि दो या दो से अधिक बल किसी एक ही बिंदु पर कार्यरत होते हैं तो इन बलों को हमेशा दोस्तों समांगी बल कहा जाता है। यदि समांगी बलों की दिशा समान हो तो परिणामी बल जो होगा उनके योग के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है। और विपरीत दिशा में होंगे तो परिणामी बल क्या होगा? इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब तीन स्थितियां होती हैं। दो समांगी बल निम्न स्थितियों में हो सकते हैं। पहला, दोनों बल एक ही सरल रेखा में हो तथा उनके बीच में कितने डिग्री का कोण हो? 0 डिग्री का कोण हो। यानी कि एक गेंद रखी हुई है, उसके ऊपर इधर से एक बल लग रहा है, दूसरा बल बिल्कुल इसके ऊपर से यहाँ लग रहा है, इसी दिशा में लग रहा है, ठीक इसी बिंदु पे इसी दिशा से लग रहा है। तो उनके बीच में ये जो कोण होगा थीटा, इनके बीच में वो 0 डिग्री होगा। थीटा कोण को बताता है, 0 डिग्री होगा। दूसरा, जब दोनों विपरीत दिशा से, दोनों जो बल हैं वो विपरीत दिशा से लग रहे हैं, एक बल यहाँ से लग रहा है, दूसरा बल यहाँ से लग रहा है, तो इन दोनों बलों के मध्य विपरीत दिशा से लगने के कारण इन दोनों बलों के मध्य का जो कोण होगा वो 180 डिग्री होगा। और 180 डिग्री थीटा का मान इसमें क्या होगा? 180 डिग्री। दोनों बलों के मध्य थीटा कोण, यानी कि इन दोनों स्थितियों के अलावा 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा, जैसे एक बल इधर से लग रहा है, दूसरा बल इधर से लग रहा है। ठीक है, एक स्थिति ये 90 डिग्री का हो सकता है, यानी थीटा का मान 90 भी हो सकता है। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है यहाँ 0 और 180 के अलावा। एक ये है और एक बल मान लो ये लग गया, तो इन दोनों के बीच का कोण जो है वो 90 डिग्री से कम हो जाएगा थीटा का मान। तो इस प्रकार से बल जो है वो कार्य करता है। ये होता है समांगी बल। अब देख लेते हैं दोस्तों, समांगी बलों अगर हैं तो वो किस प्रकार से उनका अपन दिखाएंगे कि सरल रेखा में समांगी बल कैसे हो, यानी एक ही दिशा में हो, थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तब क्या आएगा? F बराबर F1 प्लस F2 परिणामी बल आ जाएगा। यानी कि एक वस्तु पर एक ही दिशा से दो बल कार्य कर रहे हैं, F1 F2, तो परिणामी जो बल होगा वो F इक्वल्स टू F1 प्लस F2 यानी दोनों का योग होगा। फिर सरल रेखा में हो समांगी बल और विपरीत दिशा में हो, यानी कि थीटा 180 डिग्री हो, जैसे बिंदु है, इधर से F1 लग रहा है, इधर से F2 लग रहा है, तो जो परिणामी अपना बल होगा वो होगा F इक्वल्स टू F1 माइनस F2, जहाँ F1 जो है वो F2 से क्या है? बड़ा है। अगर F2 बड़ा होता तो सूत्र हो जाता F2 माइनस F1, यानी दोनों का अंतर जो है वही परिणामी बल होगा। इसके अलावा दोस्तों, किसी कोण पर आप कार्यरत समांगी बल, यानी कि 180 और 0 डिग्री के अलावा किसी अन्य कोण पर भी ये हो सकता है, तो उसको अपन उस कोण को बोल दिया थीटा। तो अगर थीटा कोण पर कार्यरत है तो उन बलों को अपन किस प्रकार से दिखाएंगे? तो दो बल अगर कार्यरत हैं, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा यानी परिणामी जो बल आएगा Fr इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट पहले बल F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ अगर थीटा का मान 90 डिग्री है तो कोस थीटा इसका कोस 90 आ जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे। या थीटा का मान 30 है तो कोस 30 आ जाएगा। इस प्रकार से इसको आराम से सॉल्व किया जा सकता है, इसमें किसी प्रकार की जो है वो समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अपना अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? जब कोई वस्तु वर्तुल या वृत्तीय गति करती है, यानी कि इस प्रकार की जो गति करती है, इस प्रकार की गति करती है, तो वस्तु पर एक बल कार्य करता है। जैसे ये वस्तु इस पथ पे गति कर रही है तो वस्तु पे क्या करता है? एक बल कार्य करता है, जिसको और जिसकी दिशा किसकी तरफ होती है? केंद्र की तरफ होती है। इस वस्तु की दिशा किस तरफ होती है दोस्तों? केंद्र की ओर होती है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। इसे त्रिज्या बल भी कहते हैं। इस बल को त्रिज्या बल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि केंद्र से वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, और वृत्त की परिधि के ऊपर जो वो वस्तु अगर गति कर रही है तो उस पर अभिकेंद्रीय बल कार्य करेगा, और ये जो दूरी है ये त्रिज्या के बराबर होगी, तो इसको त्रिज्या बल भी बोला जाता है। अभिकेंद्रीय बल में क्या होता है कि इस बल की दिशा जो वो प्रतिक्षण बदलती रहती है। बिल्कुल सही बात है। वस्तु जो जैसे ये है आपका, यहाँ वस्तु है तो इस दिशा से बल कार्य करेगा, केंद्र की तरफ होता है, इसकी दिशा क्या होती है? इस साइड में होती है। अगर ये वस्तु यहाँ आ जाएगी तो बल जो है वो इस दिशा में कार्य करेगा। तो ये जो बल होगा
इसकी जो दिशा है वो प्रति क्षण यानी कि जैसे जैसे वस्तु गति करती रहेगी प्रत्येक क्षण जो है बल की दिशा भी बदलती रहेगी। लेकिन बल की दिशा तो बदलती रहती है, लेकिन जो परिमाण जो होता है वो इसका जो है वो नहीं बदलता। परिमाण क्या होता है, इसमें केंद्रीय अभिकेंद्रीय बल में परिमाण नहीं बदलेगा। भाई वस्तु तो उतनी बड़ी है, उतनी भार की है और केंद्र भी समान दूरी पर है, तो वस्तु का जो परिणामी जो बल है, परिणामी जो परिमाण जो है वस्तु का, सॉरी, जो बल का परिमाण है, जो आपका रिजल्टेंट फोर्स है, उसका मान जो है वो नहीं बदलेगा, लेकिन जो दिशा है वो बदलती रहेगी। और दोस्तों आगे लिख भी रखा है कि नियत चाल से गति करते कण, यानी कि समान चाल या गति, नियत चाल क्या होती है, एक बिल्कुल समान चाल से गति करते कण का कोणीय वेग या कोणीय त्वरण है, कोणीय त्वरण परिमाण में नहीं, तो अगर उनका परिमाण नहीं बदलता है तो भी उसकी दिशा जो है वो सतत रूप से बदलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट अपना संतुलित या असंतुलित बल, संतुलित एवं असंतुलित बल। तो संतुलित बल क्या होता है और असंतुलित बल क्या होता है देखते हैं। संतुलित बल दोस्तों, यदि वस्तु को दो समान बलों द्वारा खींचा जाता है तो उसकी स्थिति में अपरिवर्तित हो रहती है। अगर एक वस्तु है उसको इधर से खींचा जा रहा है, इधर से खींचा जा रहा है, दोनों बल का जो परिमाण है वो समान है, यानी कि दोनों बलों का मान जो वो समान है, तो वस्तु न तो इधर जाएगी दोस्तों, न ही इधर जाएगी। तो इस प्रकार के बल को क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। यानी कि इस अवस्था में जो बल का परिमाण है वह शून्य होता है। बल का जो परिमाण होगा, इस स्थिति में दोनों बल बराबर होने पर जो परिमाण होगा वो शून्य होगा, तो वह संतुलित अवस्था में रहती है। वस्तु जो होती है वो संतुलित अवस्था में बनी रहती है, तो इसको संतुलित बल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बल शून्य अर्थात त्वरण भी इसमें क्या होता है, शून्य होगा। बिल्कुल वस्तु हिलेगी नहीं तो त्वरण तो हो ही नहीं सकता, तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर असंतुलित बल, जब वस्तु पर कार्यरत परिणामी बल का मान जो वो शून्य नहीं हो। जब वस्तु पर कार्यरत एक वस्तु है, इसको इधर से खींचा जा रहा है बहुत तेज़ी से, इधर से भी खींचा जा रहा है लेकिन थोड़ा कम बल है। इधर मान लीजिए आप 5 न्यूटन का बल है, इधर 10 न्यूटन का बल है, तो दुगने बल से इधर खींचा जा रहा है, तो इधर ये वस्तु खिसक जाएगी, इस दिशा में गति करेगी, तो जो है परिणामी बल का मान जो है उसमें शून्य नहीं होता है। असंतुलित बल में जो परिणामी जो बल होगा वो शून्य नहीं होगा, जबकि संतुलित बल में परिणामी बल भी शून्य होता है। इधर खींच जाने की वजह से इधर वस्तु गति करेगी और इसमें त्वरण भी उत्पन्न होगा, तो ये असंतुलित बल का आपको एग्जाम्पल मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ संतुलित बल असंतुलित बल बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, किसी प्रकार की उनमें दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं, और इस वीडियो सेगमेंट का अपना लास्ट जो है ये बल है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन घर्षण बल के बारे में बात करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल देखेंगे, आपका विद्युत आवेशिक बल देखेंगे और चुंबकीय बल के बारे में बात करेंगे। तो अभी देख लेते हैं दोस्तों पेशीय बल। पेशीय बल क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि हमारी मांसपेशियों की क्रियाशीलता के स्वरूप लगने वाला बल जो होता है वही क्या कहलाता है, पेशीय बल कहलाता है। या जो है मांसपेशियों के माध्यम से लगने वाला बल, किसी वस्तु पर अगर मांसपेशियों के माध्यम से बल लग रहा है तो उसको पेशीय बल कहा जाता है। उदाहरण के लिए पानी की जो बाल्टी है उसको उठाते हैं तो वो पेशीय बल कार्य करता है उस पर। पाचन क्रिया में भोजन का आहार नाल में आगे धकेलना भी है, वह जो होता है वह भी क्या होता है, पेशीय बल का ही उदाहरण होता है। क्योंकि जो आहार नाल होती है उसमें पेशियाँ होती हैं, वो पेशियाँ ही तो भोजन को आगे खिसकाती रहती हैं, तो वो जो पेशियों के कारण बल लगे वही तो मांसपेशियों के कारण बल लगे वही पेशीय बल होता है। तो वो भी पाचन क्रिया का जो उदाहरण है वो भी क्या है, भोजन का आगे खिसकना, वो भी एक पेशीय बल का उदाहरण है। दूसरा है फेफड़ों का फैलना और सिकुड़ना। अगर फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं, जैसे श्वास लेते हैं फैल जाते हैं, श्वास बाहर छोड़ते हैं सिकुड़ जाते हैं, तो ये जो क्रिया है ये भी एक पेशीय बल का ही उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा उठने बैठने चलने काम करने खाने पीने खेलने फेंकने उठाने हंसने रोने बोलने आदि जितने भी शारीरिक क्रियाएं होती हैं उनमें अलग अलग मांसपेशियों द्वारा बल लगाया जाता है। यहाँ तक कि हंसने में भी जो है वो बल लगता है, चेहरे की मांसपेशियां जो है वो क्रिया करती हैं, तो पेशीय बल उसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ गया होगा पेशीय बल, किसी प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं रही होगी। इसके अलावा दोस्तों एक छोटी सी बात और है पेशीय बल में कि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हों, अर्थात इसे संपर्क या स्पर्श बल भी कहा जा सकता है।
यानी कि पेशीय बल एक प्रकार का क्या है, स्पर्श या संपर्क बल है। बिल्कुल सही बात है। अपन बाल्टी को बिना छुए थोड़ी उठा सकते हैं, यानी कि मांसपेशियों से उसे हाथों से छूना पड़ेगा तभी, या पैरों से छूना पड़ेगा तभी अपन उस बाल्टी को ऊपर उठा सकते हैं। लेकिन अगर अपन बाल्टी को छुएं नहीं और बिना छुए उठा लें तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि पेशीय बल हमेशा संपर्क बल या स्पर्श बल कहलाता है, यानी कि इसमें वस्तु को स्पर्श करना ही पड़ता है। तो ये एक संपर्क या स्पर्श बल कहलाता है, दूरी पर कार्य करने वाला बल नहीं है। पेशीय बल क्या है, संपर्क या स्पर्श बल है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर मैं पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और जो बल हैं बचे हुए उनके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।